अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में वेलकम। और इस क्लास से नया चैप्टर गैसियस स्टेट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, गैसेस का ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बताया कि आपके फर्स्ट ईयर में जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 को छोड़ करके हर चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी जो है सेट होता है। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसमें से किसी साल न्यूमेरिकल आता होता है, किसी साल थ्योरी का लॉन्ग आता है। तो जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो भी बताता जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इंशाल्लाह सारे आपको करवा दूंगा। पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इस पर एक जनरल सी बात करेंगे, ठीक है। ऑल दो लिक्विड सॉलिड्स आगे हैं, लेकिन उनकी जनरल प्रॉपर्टीज जो है वो अभी हम गैसेस के साथ ही निपटा लेंगे, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि मैटर जो है, मैटर की 4 स्टेट्स हैं। अब तक आप 3 स्टेट्स पढ़ते आए हो, अब हमें 4 स्टेट्स पढ़नी है। 7 स्टेट्स होती हैं बेसिकली मैटर की, जो आइडेंटिफाइड हैं अब तक। तो बाकी 3 हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बल्कि अपने सिलेबस में 5 हैं, ठीक है। गैसेस हैं, आपके सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, प्लाज्मा है और लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। 2 और भी होती हैं, खैर वो उनसे अपना कंसर्न नहीं है कोई, ठीक है, ना ही वो तुम्हें बताने की ज्यादा कोई जरूरत है। वैसे अगर जनरल देखा जाए आपकी बुक के मुताबिक, जो बुक में लाइन लिखी हुई है कि मैटर की 4 स्टेट्स, ठीक है। सवाल भी आपसे पूछा जाए ना कि मैटर की कितनी स्टेट्स है, तो आपने 4 का ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। 5 का ऑप्शन टिक नहीं करना कि भाई 5वीं स्टेट दी हुई है तो चलो जी 5 टिक कर दे, नहीं, 4 का ऑप्शन टिक करना है। स्टेट्स ऑफ मैटर पूछे तो 4 लिखवा देता हूं। कौन कौन सी, सभी जानते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस और प्लाज्मास, ठीक है। इनके लिखने का मकसद जो है वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। इनमें सबसे अबंडेंट जो मैटर की फॉर्म है, या जो मैटर की सबसे अबंडेंट फिजिकल स्टेट है, वो सॉलिड स्टेट है, ठीक है। अर्थ पर जो मैटर की सबसे अबंडेंट स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है। हमारे इर्द गिर्द जितना मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे यूं सवाल पूछे कि बताओ पूरे यूनिवर्स में, पूरी कायनात में सबसे अबंडेंट स्टेट मैटर की कौन सी है, तो वो फिर प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में अगर पूछे तो फिर वो प्लाज्मा स्टेट है। अर्थ पर पूछे तो फिर वो सॉलिड स्टेट है, ठीक है। जनरली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। तो सबसे अबंडेंट स्टेट अर्थ पर सॉलिड स्टेट है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा अबंडेंट पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड, यानी यूं कह लो कि पूरे यूनिवर्स में, पूरी कायनात में, ये ज्यादा बेटर लफ्ज होगा, तो वो प्लाज्मा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ से बाहर काफी सारे स्टार्स हैं, ठीक है, और दूसरी गैलेक्सीज हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मा भरा रहता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है। वहां पर जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, गैसेस आयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं वहां पर। अच्छा, मजीद थोड़ी सी बात करूं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के हवाले से, अलग अलग सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड्स जो हैं आपके, सॉलिड्स लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड्स आपके लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। गैसेस जो हैं ये हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, करीब 200-300 डिग्री सेल्सियस पर, या रूम टेम्परेचर पर भी गैसेस मिल जाती हैं, ठीक है। वो उनके अपने लिहाज से उनके लिए हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से काफी ऊपर होती हैं गैसेस। जैसे मिसाल के तौर पर अपने पास नाइट्रोजन है, एटमोस्फेयर में सारी नाइट्रोजन भरी हुई है, 78% नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग -180 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहां पर देखो कितना चल रहा है आजकल, 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा होता है आम। तो देखो गैसेस जो हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट से काफी ज्यादा दूर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। जबकि जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड इंटरमीडिएट टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट। ये लो टेम्परेचर का वर्ड या हाई टेम्परेचर का वर्ड या इंटरमीडिएट टेम्परेचर का वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, ये हमारे लिहाज से नहीं है, ये हमारे लिहाज से नहीं है, ये उन मॉलिक्यूल्स के लिहाज से है, ठीक है, ये उन मॉलिक्यूल्स के लिहाज से है। लिक्विड जो है ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियाना, जिस तरह तुम दरमियान में हो, इंटरमीडिएट कर रहे हो, मैट्रिक और प्रोफेशनल डिग्री के बीच में ठहरे हो तुम, तो दिस इज इंटरमीडिएट। क्लियर? तो ये एक्सपीरियंस आपने याद रखना है। अच्छा, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जस्टिफाई दैट लिक्विड्स एग्जिस्ट विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। या आपसे एग्जैक्ट फॉर्म में जिस तरह बोर्ड में सवाल पूछता है वो स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुना देता हूं, रुक जाओ। आपसे पूछेगा कि जस्टिफाई दैट लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन सॉलिड्स एंड गैसेस।
जस्टिफाई दैट लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन सॉलिड्स एंड गैसेस। तो आपने बताना है कि भाई लिक्विड्स जो हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, इंटरमीडिएट टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। लो टेम्परेचर पर आप चले जाओगे, जितना मैटर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाओगे, जितना मैटर है वो फिर गैस और प्लाज्मास में एग्जिस्ट करेगा। यही वजह है कि लिक्विड जो है दे आर लेस कॉमन देन सॉलिड, गैसेस एंड प्लाज्मास। ठीक है, ये बात आपने करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आया हुआ होता है, 2-3 दफा बोर्ड में आया है, इसको याद कर लेना अच्छे से। अच्छा, अब टाइम है कि अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। देखिए, सबसे पहले गैसेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो गैसेस की शेप। गैसेस की जो है कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनाइट शेप इनकी नहीं होती। जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा इनका वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता, ये तमाम अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेती हैं। अवेलेबल, ऑल अवेलेबल वॉल्यूम, ऑल अवेलेबल वॉल्यूम, ऑक्युपाई ऑल अवेलेबल वॉल्यूम। ठीक है, इनका कोई खास वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा, गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इनके दरमियान काफी ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, तो इस वजह से गैसेस जो है ये कंप्रेसिबल होती हैं, ये कंप्रेसिबल होती हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो गैसेस के मॉलिक्यूल में मैंने बताया कि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस। गैसेस मॉलिक्यूल में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर अप्लाई करने पर इनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जैसे आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो इनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं, गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 4, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज और इफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना। इफ्यूजन क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का एक छोटे से होल में से निकल करके एक ऐसे रीजन में जाना जहां पर प्रेशर कम हो। ठीक है, जहां पर प्रेशर कम हो, एक एक करके गैस मॉलिक्यूल्स का वहां से निकलना। देखो, जैसे हम गुब्बारा फोड़ते हैं तो उसमें से हवा एकदम बाहर निकलती है। गुब्बारे में पिन चुभोई उसे तो गुब्बारा फट गया, एकदम हवा उसमें से बाहर निकलती है, तो ये डिफ्यूजन है। वहां पर गैस की कंसंट्रेशन इकट्ठी हुई भी होती है। ठीक है, वो बाहर निकलती है, ऐसे फटता है गुब्बारा, तो ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन, डी से डिफ्यूजन। ठीक है, और इफ्यूजन का एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मिसाल के तौर पर आपने गुब्बारा बांध करके फुला करके रख दिया रात को। ठीक है, सुबह आप उठे, आपने देखा कि गुब्बारे में से हवा थोड़ी थोड़ी कम हुई भी है। ठीक है, और गुब्बारा आपको थोड़ा सा नरम फील हो रहा है, उसमें से हवा थोड़ी कम हो गई है। तो बेसिकली होता क्या है, गुब्बारे में कहीं पर एक छोटा सा होल रहा होगा। ठीक है, जहां से आपने उसको बांधा हुआ था वहां पर छोटा सा एक मॉलिक्यूलर साइज का होल रह गया होगा, जहां से एक एक करके मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते रहे होंगे। ठीक है, तो ये इफ्यूजन है, इसका नाम इफ्यूजन है। ठीक है, ये जो डिफ्यूजन है ये जो है कुलियंस की वजह से होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, इफ्यूजन जो है ये एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, एक एक करके एस्केप करते रहते हैं। समझ गए बात को? जिस तरह आपके टायर में हवा कम हो जाती है, ठीक है, फिर आपको 15-20 दिन बाद में जो है हवा भरवानी पड़ती है, वो इफ्यूजन की वजह से होती है कि उसकी नोजल से एक एक करके दो दो करके मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता करके निकलते रहते हैं। ठीक है, ये इफ्यूजन है। ठीक है, जब आपका टायर पंचर हो जाए तो वो उसमें से एकदम हवा बाहर निकल जाती है, तो ये डिफ्यूजन है। समझ गए बात? ये डिफ्यूजन इफ्यूजन होता है। ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन का जो प्रोसेस है ये गैसेस में देखने को हमें ज्यादा मिलता है, लिक्विड और सॉलिड में कम देखने को मिलता है। बहुत कम एग्जांपल्स हमें नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर लिक्विड्स में कैसे कि आपने इंक डाली, किसी पानी का गिलास ले लिया, उसमें इंक डाल दी, तो आपको वो इंक जो है वो पूरे उसमें फैलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और लिक्विड्स में इफ्यूजन तो होती ही नहीं है ना। अच्छा, सॉलिड्स में डिफ्यूजन का बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस। मिसाल के तौर पर ये आप बोर्ड देख रहे हो, कहीं कहीं यहाँ पर, अब मैं तो देख पा रहा हूं कि यहाँ पर बिल्कुल कुछ ऐसे स्पॉट्स बन गए हैं जो बिल्कुल रेज नहीं किए जा सकते, कंप्लीटली रेज नहीं होते। वो उसकी रीजन क्या है? या आप के बोर्ड्स हों स्कूल में, तो वहां पर आपने देखा हो चौक वाले बोर्ड, तो वहां पर भी ऐसे डॉट्स बन जाते हैं जो रेज करने पर रेज नहीं होते। वो बेसिकली होता ये है कि आपका इंक या आपका चौक वो डिफ्यूज करके वो थोड़ा सा बोर्ड के अंदर जा चुका होता है, तो फिर वहां से वो निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, स्ट्रांगली जो है वहां से जाकर एडहेयर कर जाता है, बाइंड कर जाता है, तो फिर वहां से वो निकल नहीं पाता, ठीक है, इसलिए वो परमानेंट स्पॉट सा बन जाता है। ये डिफ्यूजन की एग्जांपल है सॉलिड्स में, ठीक है। अच्छा, बहरहाल डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में जो है वो सिग्निफिकेंट होती है, वो सिग्निफिकेंट होती है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी गैसेस की, एक्सपेंशन, उनकी एक्सपेंशन। जब आप गैसेस को हीट करते हो यानी उनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, ठीक है ना, गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर होने लग जाते हैं। और जैसे ही इनका टेम्परेचर आप घटाते हो, टेम्परेचर कम करते हो, तो फिर वॉल्यूम भी कम हो जाता है, वॉल्यूम भी कम हो जाता है। ये चार्ल्स लॉ है, आगे चल करके पढ़ेंगे हम। अच्छा, मजीद गैस मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात की जाए, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। गैसेस मॉलिक्यूल्स में बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। एक गैस का मॉलिक्यूल ऑन एवरेज दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स मोर देन इट्स डायमीटर दूर होता है। एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स देन इट्स डायमीटर दूर होता है, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। तो जैसे जैसे दूर होंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी काफी वीक रहेंगी। अच्छा, इसी तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन पर अगर बात की जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। गैस का कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, यानी रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इस रैंडम मोशन के दौरान गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं। और इसके अलावा वो जिस कंटेनर में होते हैं उसकी वॉल्स से भी जाकर के टकराते हैं। जब वॉल्स से जाकर के टकराएंगे गैस मॉलिक्यूल तो उस पर प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है वो उनकी कोलिजन की वजह से होता है। टायर में आपका जो हवा भरी जाती है उसमें जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो इन्हीं कोलिजन्स की वजह से होता है, और कोलिजन इनकी रैंडम मोशन की वजह से होती है, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जॉल्स थॉम्सन इफेक्ट, ठीक है, जॉल्स थॉम्सन इफेक्ट। अगर आप किसी गैस को हाईली कंप्रेस कर दो, यानी मिसाल के तौर पर आपने पिस्टन यहां पर लिया है, ठीक है, और गैस के मॉलिक्यूल यहां पर काफी जो है दुश्वारी से रह रहे हैं, ठीक है, काफी तंग है। फिर एकदम आपने क्या किया, ये पिस्टन ऐसे खींच करके ऊपर कर लिया, यानी पिस्टन आप यहां ले आए, यहां पिस्टन ले आए। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स में जैसे सडन एक्सपेंशन होती है ना, किसी हाईली कंप्रेस्ड गैस में जब एक सडन एक्सपेंशन होती है तो फिर कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यानी गैस मॉलिक्यूल इधर अब दूर दूर हुए तो फिर कूलिंग प्रोड्यूस है। बेसिकली होता यह है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स इधर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होते हैं, ठीक है, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होते हैं, तो बहुत करीब आने से गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। मैंने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और डिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है। जब मॉलिक्यूल दूर होंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर होंगी, करीब आ जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। तो जब ऐसे हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में आ जाते हैं, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। तो जब आप एकदम पिस्टन खींचते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स को स्पेस मिलती है, जगह मिलती है घूमने फिरने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। तो गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अलग अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो चुकी होती हैं। तो फिर उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए गैस मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुद की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए, तो क्या होता है, वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। जब एनर्जी यूटिलाइज होती है तो फिर कूलिंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ना ये क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो मुझे जोर लगाना पड़ेगा, मेरी एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो यहां पर जैसे इनकी अपनी हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है तो फिर हीट एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये जॉल-थॉम्सन इफेक्ट है। अच्छा, जॉल-थॉम्सन इफेक्ट जो है ये सिर्फ रियल गैसेस देती हैं। ये क्या करती हैं, रियल गैसेस, या रियल गैसेस का दूसरा नाम नॉन आइडियल गैसेस। मैंने मोलर वॉल्यूम जब पढ़ाया था तब बताया था, रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस। क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो नॉन आइडियल गैसेस में होती हैं, जॉल-थॉम्सन इफेक्ट की मदद से ही
हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। और आइडियल गैस को मैंने बताया था कि द गैस दैट कैन नेवर एवर बी लिक्विफाइड इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। आइडियल गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती, तो आइडियल गैस के लिए जाउल थॉमसन इफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस वो जाउल थॉमसन इफेक्ट देती हैं, ठीक है, वो जाउल थॉमसन इफेक्ट देती हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी गैसेस की, दैट इज डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैसेस। अच्छा, गैसेस जो हैं इनका वॉल्यूम क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, तो हम जानते हैं D इज इक्वल टू M ओवर V होता है, D प्रोपोर्शनल टू M और D इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मैस क्योंकि इनका बहुत कम होता है तो इस वजह से डेंसिटी इनकी बहुत कम होती है, वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से डेंसिटी भी इनकी ज्यादा होती है, ठीक है। जनरली अगर किसी लिक्विड के अंदर गैस ऐड की जाए तो गैस बबल करके ऊपर आना शुरू कर देती है, क्योंकि गैस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड नीचे रहेगा, गैस बबल करके ऊपर आ जाएगी। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब बात करते हैं लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज पर, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इस तरह से हेडिंग्स बना करके ये प्रॉपर्टीज जो है ना याद कर लेना, मैंने भी हेडिंग्स बना करके याद की, मैं तो याद रह जाती है, फिर भूलती नहीं है, क्लियर। अब बात करनी है लिक्विड की प्रॉपर्टीज पर। आइए, लिक्विड्स, सबसे पहले लिक्विड्स की शेप। लिक्विड्स की जो है कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती, नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट शेप लाइक गैसेस, ठीक है। गैसेस की तरह इनकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। ये आप जिस कंटेनर में डालो वैसी शेप अडॉप्ट कर लेंगे, प्याले में डालोगे, कटोरे में डालोगे तो कटोरे की शेप, ग्लास में डाल करके देखोगे तो गिलास की शेप बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इनका वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डेफिनाइट और फिक्स्ड होता है, ठीक है, डेफिनाइट और फिक्स्ड होता है, डेफिनाइट एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अच्छा, तीसरा इनकी डेंसिटी की बात की जाए तो इनकी जो डेंसिटी है वो मोर देन गैसेस से तो ज्यादा होती है, क्योंकि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम कम होता है, और लेस देन सॉलिड्स से कम होती है, लेस देन सॉलिड्स। अच्छा, नंबर 4, कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए, कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स जो है नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉन कंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान में वेरी लेस स्पेसेस, बहुत कम स्पेसेस होती हैं, ठीक है, बहुत कम स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। नंबर 5, अच्छा, मजीद ये कि अगर इन पर टेम्परेचर बढ़ा करके आप इनको एक्सपेंड करने की कोशिश करो तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक्सपेंड कर जाए, थोड़ा बहुत उसका लेवल राइज कर जाए, लेकिन जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर ये अचीव करना लिक्विड्स में या सॉलिड्स में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गैसेस में आल्दो पॉसिबल है कि जैसे टेम्परेचर डबल करते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो वॉल्यूम भी डबल हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमें लिक्विड्स और सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ये जनरली नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा एक्सपैंड भी नहीं करते, करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करते जितना गैसेस करती हैं। अच्छा, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी पर बात हो गई, कंप्रेसिबिलिटी पर बात हो गई, इनकी मोशन पर बात करते हैं, इनकी मोशन किस किस्म की होती है। अच्छा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी रैंडम मोशन होती है, ठीक है, रैंडम मोशन होती है, ठीक है, इनकी भी रैंडम मोशन ही होती है, इनकी भी रैंडम मोशन होती है, ठीक है, और ये मोशन ट्रांसलेशनल होती है, ठीक है, यानी कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है, मानो इधर जा रहा है, कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल इधर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल एनर्जी के साथ साथ वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, मिसाल के तौर पर ये H2O है, ठीक है। अब ये H2O का मॉलिक्यूल ऐसे मूव भी कर रहा होगा यदि इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और यहाँ बॉन्ड के अबाउट रोटेशन भी चल रहा होगा, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉन्ड है ये स्प्रिंग की तरह होता है, तो यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन भी चल रही होती है, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हो, तो यहां से वाइब्रेशनल मोशन भी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इनके पास मौजूद रहती है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की निस्बत हाई रहती है, ठीक है, यानी वैरायटी नजर आती है। हाई तो आप नहीं कहोगे, हाई गैसेस की एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी में इस तरह की ऐसे वैरायटीज हमें नजर आती हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ये एक अच्छी बात जहन में आ गई कि एनर्जी का ऑर्डर में लिखवा दूं आप लोगों को। देखो, सुनो,
एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो गैस मॉलिक्यूल्स की होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की होती है, या गैसेस से भी ज्यादा प्लाज्मा की होती है, प्लाज्मास की होती है। अच्छा, गैसेस से कम लिक्विड्स की होती है, और सबसे कम जो होती है वो सॉलिड्स की होती है, वो सॉलिड्स की होती है। ठीक है, हाँ, आल तो ये कि वैरायटी हमें नजर नहीं आती गैसेस में, ठीक है, लिक्विड में हमें एनर्जी की वैरायटीज नजर आ जाती हैं, सॉलिड्स में वैरायटी नजर आ जाती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स और सॉलिड जो है ये जनरली पॉलीएटॉमिक होते हैं, ठीक है, जनरली पॉलीएटॉमिक होते हैं। ठीक है, गैसेस जो हैं पॉलीएटॉमिक होती हैं, लाइक H2 है, डाइएटॉमिक है, तो ट्राइएटॉमिक जैसे O3 है, लेकिन जनरली टेट्राएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक इस तरह की जो है ना हमें गैसेस जो है नजर नहीं आती। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा O3 तक हमें दिखाई पड़ती है, ट्राइएटॉमिक तक। लिक्विड्स या सॉलिड्स जो हैं ये जो है पॉलीएटॉमिक होते हैं जनरली, तो इसमें हमें वैरायटी देखने को जरूर मिलती है, लेकिन एनर्जी फिर भी प्लाज्मास की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम गैसेस की, उससे कम लिक्विड्स की, और सबसे कम सॉलिड्स की। तो ये लिख लेना, एंट्रेंस एग्जाम्स में काम आ जाएगा ये रिलेशन। अच्छा, मोशन की बात की, मजीद इनकी काइनेटिक एनर्जी पर थोड़ी मजीद बात करता हूं, लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी पर मजीद बात करता हूं। लिक्विड जो है ये मूव करते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब दो लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज करते होते हैं, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज करते होते हैं। अच्छा, लिक्विड्स का अगर टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर कम करके इनकी काइनेटिक एनर्जी को कम किया जा सकता है। एनर्जी कम करोगे तो फिर ये सॉलिड स्टेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सॉलिड स्टेट बन जाएगी। देखो, एनर्जी का रिलेशन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सॉलिड है, सॉलिड को एनर्जी दोगे, हीट दोगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड की एनर्जी हाई हो गई, फिर आपने उसको हीट किया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस की एनर्जी और हाई होगी। गैस को आपने हीट किया, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया, प्लाज्मा की एनर्जी सबसे हाई होगी। तो इस एनर्जी की वैल्यू को चेंज करके, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, आप एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड का अगर टेम्परेचर कम करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस स्टेट में चला जाएगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, और लिक्विड की जो मोशन है, ठीक है, लिक्विड्स की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलती, ये बहुत कम मिलती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया वो चॉक वाला और इंक वाला। अच्छा, इसके अलावा लिक्विड की जो मोशन है, लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से ही इनमें इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, इवेपोरेशन की। ठीक है, यानी ये अगर एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस पूरे लिक्विड में जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे वो घूमते फिरते सरफेस पर आ जाएंगे। तो जैसे ही ये सरफेस पर आएंगे, इनकी एनर्जी हाई होगी, वो यहां से इवेपोरेट होकर के उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इवेपोरेशन है लिक्विड्स में, वो उनकी मोशन की वजह से है। ठीक है, इनकी मोशन की वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो ऊपर सरफेस पर आते हैं और फिर वो उड़ जाते हैं। ठीक है, यानी इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ने से मुराद पर थोड़ी लग जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गई, ये बात क्लियर हो गई, ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज थी। अब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज आइए देखें। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, इनमें से शॉर्ट जो है कम ही पूछता है, एक जाउस थॉम्सन इफेक्ट है वो पूछता है। ठीक है, तो आप बताओगे कि व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इट कूल्स, दिस इज कॉल्ड एज जाउस थॉम्सन इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, अक्सर पूछता है। इसकी ये रीजन भी बतानी है जाउस थॉम्सन इफेक्ट की, ये भाई कूलिंग क्यों होती है। ठीक है, बताओगे कि हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। तो जब सडन एक्सपेंशन करते हो तो गैस मॉलिक्यूल खुद की एनर्जी को यूटिलाइज करके उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। डेफिनेशन प्लस रीजन, फिर 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट जो है इनका अगर वॉल्यूम और इनकी शेप देखी जाए, वॉल्यूम एंड शेप देखी जाए, तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, इनकी शेप भी फिक्स्ड होती है। ठीक है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, इनकी शेप भी फिक्स्ड होती है। नंबर 2, इनकी डेंसिटी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखी जाए, डेंसिटी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, काफी ज्यादा हाई होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफी करीब करीब होते हैं। नंबर 3, इनकी मोशन पर बात की जाए तो इनकी मोशन सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है, इनकी सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, नो रैंडम और ट्रांसलेशनल मोशन, नो रैंडम और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है,
मजीद ये कि आप सॉलिड्स को कंप्रेस भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में बहुत थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होते हैं, तो ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड जो है ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी भी बहुत कम होती है। ठीक हो गई बात। अगला जो अपने पास आर्टिकल है दैट इज यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर में से एक सवाल आता है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, या व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों में बेसिकली फर्क है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कुछ और होता है, लेकिन बस हम जो है जनरली एक ही आंसर लिख देना, ठीक है ना, तुम्हें इस 3-5 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिफरेंस जो है वो मैं समझा देता हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब पता है क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। वो आप कहीं भी चले जाओ, वो आप मरी में खड़े हो, वो आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हो, ठीक है, वो आप जी कहीं भी किसी गांव देहात में चले गए हो, किसी शहर में हो, तो एटमॉस्फेयर का वहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, बुक पे चाहो तो लिख लो। अच्छा, और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि एटमॉस्फेयर का वो प्रेशर जो वो सी लेवल पे एक्सर्ट करता है वो होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने पढ़ने हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, एक दफा मैं देख रहा था बोर्ड में ना प्रेशर की डेफिनेशन भी पूछी हुई थी। तो प्रेशर आप जानते हो, द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली। देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है ऐसे, ये बोर्ड की सरफेस है, इस पर मैं ये प्रेशर लगा रहा हूं, ये 90 के जाविये पर लग रही है, ठीक है, तो ये प्रेशर होगी। अगर ये 90 के जाविये पर नहीं लग रही ना, ऐसे लग रही है, मानो ये ऐसे लग रही है, ये ऐसे ऐसे लगा रहा हूं, कोई और जाविया बन रहा है, कोई और एंगल बन रहा है, तो ये फिर प्रेशर नहीं होगा, ये स्ट्रेस होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये स्ट्रेस होगा। 9th में आप डिफरेंस करते थे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, तो जब प्रेशर की डेफिनेशन लिखते थे तो वहां पर नॉर्मली का वर्ड लिखते थे। नॉर्मली, द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। और जब स्ट्रेस की लिखते थे तो फिर आप लिखते थे कि द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया, ठीक है, एट एनी एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेस। फार्मूला दोनों का सेम होता है, P इज इक्वल टू F ओवर A आप लिखते हो, स्ट्रेस के लिए भी F ओवर A ही आप लिखते हो। लेकिन प्रेशर क्या होता है? वो नॉर्मली 90 के एंगल पर। स्ट्रेस क्या होता है? वो 90 के अलावा किसी दूसरे एंगल पर, ठीक है। या आप यूं भी कह सकते हो कि द स्ट्रेस दैट इज अप्लाइड एट 90 डिग्री इज कॉल्ड प्रेशर, वो फिर प्रेशर ही बन जाता है। अच्छा, खैर हमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात करनी है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो द प्रेशर ऑफ द एयर, द प्रेशर ऑफ air that can support a mercury column of 760 millimeter height at sea level, ठीक है। एयर का वो प्रेशर जो 760 mm हाइट के मरकरी कॉलम को सी लेवल पर सपोर्ट कर सकता है, उसे सीधा खड़ा करवा सकता है, ठीक है, यानी वो गिरे इधर ना, तो वो प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। एयर का वो प्रेशर जो सी लेवल पर 760 मिलीमीटर हाइट के एक मरकरी कॉलम को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, उसे सीधा ठहरा सकता है, वो क्या है? आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछे या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछे, दोनों में ये बुक की डेफिनेशन लिख देना, ठीक है, 3-5 करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और भी आप डेफिनेशन कर सकते हो। द प्रेशर exerted by a mercury column of 76 सेंटीमीटर, ये जो 760 mm है वो 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कॉलम ऑफ 760 सेंटीमीटर मरकरी एट सी लेवल at 0 degree Celsius on an area of 1 centimeter square, 1 centimeter square। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, ये जो दो कंडीशंस है ना ये मिस कर जाते हैं डेफिनेशन लिखते वक्त। ये दोनों डेफिनेशंस आपने लिखनी है जब आपसे पूछे व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर या व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कंडीशंस आपने लाजमी मेंशन करनी है, ये कंडीशंस आपने लाजमी मेंशन करनी है। जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 1 एटमॉस्फेयर। इसे एटीएम लिखते हैं, पढ़ते एटीएम नहीं है, एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो जो बैंकों में पड़ी होती है, इसे एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। तो दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर जो है ये 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 पास्कल के बराबर होता है।
तो 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 13 25 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, इसी को किलो पास्कल में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 101.325 किलो पास्कल के बराबर। या यही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg के बराबर होता है, या 76 सेंटीमीटर एचजी के बराबर होता है, या आप इसको यूं लिख सकते हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.76 मीटर आएगा ना, 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। या mmHg का दूसरा नाम टॉर भी है, 760 टॉर। ठीक है, एक और यूनिट होता है इसका 1 एटमॉस्फेयर 14.7 psi पर स्क्वायर इंचेस, पर स्क्वायर इंचेस इसके बराबर भी होता है। तो 14.7 पर स्क्वायर इंचेस, साई इसको पढ़ते हैं, psi लिखते हैं और पढ़ते इसको साई है। ये जनरली इंजीनियर्स जो हैं ये जो है इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंजीनियर जनरली इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो इस बड़े सारे यूनिट का या बड़ी सारी वैल्यू का जनरली इस्तेमाल नहीं करते, जिससे 760 है, वो जनरली इस तरह की वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और यूनिट होता है दैट इज मिली बार। ठीक है, एक मिली बार जो है वो 1/1 मिली बार जो है, एक मिली बार वो 1/1000 बार के बराबर होता है। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर जो है वो आपका तकरीबन 1013.25 मिली बार के बराबर होता है, मिली बार के। ये जो मिली बार का यूनिट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मेटेरियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे स्पेलिंग, मेटीरियोलॉजिस्ट। ठीक है, मेटेरियोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं। मेटेरियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो वेदर को स्टडी करते हैं, वेदर फोरकास्ट वगैरह बताते हैं, वो मेटेरियोलॉजिस्ट होते हैं। ये बोर्ड का एमसीक्यू भी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड बाय मेटेरियोलॉजिस्ट। तो आप बताओगे जो है मिली बार का यूनिट ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिली बार की वैल्यू बुक में नहीं लिखी हुई, 1013.25 मिली बार, तो ये आप लिख लो। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1013.25 मिली बार। ठीक है, ये आपसे यूं पूछ लेगा कि द यूनिट मिली बार इज यूज्ड बाय, ठीक है, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, मेटेरियोलॉजिस्ट या कोई और ऑप्शन दे देगा, तो आपने मेटेरियोलॉजिस्ट को टिक करना है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर जो है आया हुआ होता है बोर्ड में। ठीक है ना, तो दैट वाज ऑल अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर पर हमने खुलकर बात की। इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में मुलाकात होती है अबू अलजला के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।